नमस्कार, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पहला है यूपीआई पसंदीदा भुगतान प्रणाली, जल्द नगद लेन देन को पीछे छोड़ देगी मोदी। पीएम ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीएन लुंग के साथ लॉन्च किया यूपीआई पेनाउ लिंकेज। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली है, जल्द ही नगद लेन देन को पीछे छोड़ देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 21 फरवरी 2023 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीएन लुंग की मौजूदगी में यूपीआई और सिंगापुर की पेनाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा की शुरुआत के मौके पर कहा। इस सुविधा की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिए मील का एक पत्थर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई अब अन्य देशों में भी अपने कदम बढ़ा रही है। भारत और सिंगापुर के बीच हुई इस शुरुआत से सीमा पार वित्तीय प्रौद्योगिकी संपर्क, क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू किया गया है। 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 74 अरब लेन देन हुए। यह करीब 2 लाख करोड़ सिंगापुर डॉलर के बराबर है। मोदी ने कहा कि यूपीआई के जरिए इतनी अधिक संख्या में होने वाला लेन देन यह दिखाता है कि स्वदेशी स्तर पर तैयार भुगतान प्रणाली बहुत सुरक्षित है। इसके बाद देखते हैं भारत सिंगापुर मित्रता के लिए विशेष दिन। भारत सिंगापुर मित्रता के साथ फिनटेक व नवाचार में सहयोग को गहरा करने के लिए हमारे प्रयासों के लिए आज विशेष दिन है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान सुविधा शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट है, यानी सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान सुविधा शुरू की गई है। और इसमें दास ने किया पहला लेन देन। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने सुविधा को शुरू किया। दास ने इसके जरिए पहला लेन देन किया। 4 बैंकों में लेन देन की सुविधा, और यह बैंक आपके हैं यहाँ पर बैंक खातों या ई वॉलेट के जरिए यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बीवीए का उपयोग कर भारत से पैसा हस्तांतरित किया जा सकता है। शुरुआत में एसबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक व आईसीआईसीआई बैंक लेन देन आवक ऑपरेशन सुविधा देंगे। एक्सिस बैंक व डीबीएस इंडिया सिर्फ पैसे मंगाने आवक की सुविधा प्रदान करेंगे। इसमें है एक दिन में 60,000 तक भेज सकते हैं। शुरुआत में एक भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में 60,000 रुपए तक करीब 1,000 सिंगापुरी डॉलर धन भेज सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है एक युग का अंत, 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया की टेनिस कोर्ट से विदाई। टेनिस मल्लिका को सलाम। दुबई ओपन के पहले दौर में हार के साथ 20 साल के शानदार करियर को दिया विराम। यह 22 फरवरी 2023 को इन्होंने संन्यास लिया। 23 फरवरी 2023 को इन्होंने संन्यास लिया। इसको पुनः देखते हैं। एक युग का अंत, 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया की टेनिस कोर्ट से विदाई। टेनिस मल्लिका को सलाम। दुबई ओपन के पहले दौर में हार के साथ 20 साल के शानदार करियर को दिया विराम। 21 फरवरी 2023 को इन्होंने संन्यास की घोषणा की और 43 खिताब जीते करियर में। इन्होंने अब तक कुल मिलाकर के 43 यानी 43 खिताब जीते हैं करियर में। युगल में रही दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, एकल में सिर्फ 27 में आने वाली पहली भारतीय हैं। सानिया के 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, जिसमें महिला युगल आपके इस प्रकार से हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2016, विंबलडन 2015, यूएस ओपन 2015। मिश्रित युगल आपके हैं, मिश्रित युगल में इनके हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012, यूएस ओपन 2014। सानिया बोपन्ना 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिश्रित युगल फाइनल में पहुंचे। 12 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले सानिया ने, जिसमें 6 में उन्हें जीत मिली जबकि 6 में हार का सामना करना पड़ा। 8 पदक एशियाई खेलों में जीते, 2 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य जीते। 2 पदक एकल और युगल राष्ट्रमंडल खेलों में हासिल किए हैं। 2 पदक एकल और युगल राष्ट्रमंडल खेलों में हासिल किए हैं। 3 ग्रैंड स्लैम हिंगिस के साथ। महिला युगल में उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम मार्टिना हिंगिस के साथ लगातार जीते हैं, यानी 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन और 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता। इन दोनों की जोड़ी को सैटिना का नाम दिया गया, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दोनों के नाम शामिल थे। पहला खिताब 2004 में सानिया ने पहला खिताब 2004 में हैदराबाद में लीजिल यूबर के साथ जीता था और उनका अंतिम खिताब 2021 में रहा, जब उन्होंने यांग शुई के साथ ओस्त्रवावा में खिताबी जीत हासिल की थी। मिर्जा ने साल के अंत में होने वाले WTA फाइनल्स में लगातार 2 बार खिताब जीता। उन्होंने 2014 में कारा ब्लैक और 2015 में मार्टिना हिंगिस के साथ सफलता हासिल की। सानिया पिछले सत्र में संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन अगस्त में चोट लग गई, जिसके कारण उन्होंने वापसी में ऑस्ट्रेलिया ओपन के 2 टूर स्पर्धाएं खेली। हैदराबाद निवासी सानिया ने ज्यादातर सफलताएं युगल में हासिल की हैं। एकल में दुनिया की उनकी श्रेष्ठ रैंकिंग 27वीं रही, जहां तक भारत की है तो 1 दशक से ज्यादा एकल में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की और 2018 में बेटे इजहान को जन्म दिया। वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने मां बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सफल वापसी की। 6 साल की उम्र में थामा था रैकेट। सानिया के पिता
इमरान मिर्जा कहते हैं कि 3 दशक पीछे देखूं तो वो 6 साल की थी जब पहली बार टेनिस रैकेट थमा था। हमें खुशी है कि हमारी बेटी ने देश के लिए बड़ी कामयाबी हासिल की और एक रोल मॉडल बनी। हमने लाखों बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि सब कुछ हासिल करना संभव है अगर आपके पास कड़ी मेहनत करने की इच्छा और समर्पण है तो। अगली वेरी इंपॉर्टेंट खबर को देखते हैं। यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त। वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। प्रदेश कैबिनेट ने नियमों में बदलाव को दी मंजूरी। इसमें देखते हैं यूपी से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जुड़ेंगे। यूपी से जुड़े सामान्य ज्ञान से 2 प्रश्न जुड़ेंगे। जो आपके ऑप्शनल 2 प्रश्न पत्र थे वो आपके यूपी सामान्य ज्ञान से 2 प्रश्न इसमें जोड़े जाएंगे। इसमें क्या देखते हैं, प्रदेश सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। कैबिनेट ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया। इससे स्केलिंग को लेकर काफी समय से चले आ रहे विवाद को खत्म होने की संभावना है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी। मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानकीय विषयों के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ता था। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। यूपी पीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चर्चा यहाँ कर लें तो इसमें आपके कुल मिलाकर के जो आपके हिंदी यानी जिसमें अब तक यानी इससे पूर्व की जो मेंस का पैटर्न था उसको यदि हम चर्चा करें तो उसमें हिंदी फर्स्ट पेपर था और सेकंड पेपर निबंध था और 4 आपके जो थे जीएस के पेपर थे, 4 2 6 थे और 2 पेपर जो आपके ऑप्शनल के हुआ करते थे वो आपके यानी ऑप्शनल फर्स्ट ऑप्शनल सेकेंड। और इसमें जो है हिंदी से लेकर के जो 4 आपके जीएस के अनिवार्य पेपर थे यानी 6 अनिवार्य था जिसको सबको देना था और 2 ऑप्शनल जो थे जो अपनी डिमांड के अनुसार विषय लेकर के अभ्यर्थी बैठते थे। विवाद इन्हीं स्केलिंग को लेकर जो ऑप्शनल इच्छित विषय थी उसी को लेकर था जो कि प्रत्येक 200 मार्क्स थे यानी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो 400 मार्क्स था और ये जो आपका था 1100 मार्क्स हैं यानी 6 जो पेपर अनिवार्य थे ये 1100 मार्क के हैं क्योंकि जीएस जो 4 था प्रत्येक 200 का 800 का था और हिंदी और निबंध 150 के यानी 308 3 11 और 400 या 1500 और 100 नंबर का इंटरव्यू को मिलाकर 1600 की परीक्षा थी। तो इस परीक्षा योजना में 1600 तो बना रहेगा क्योंकि अब यहाँ पर जो 400 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वहाँ पर वो भी अनिवार्य हो जाएगा और वह सामान्य अध्ययन 5th और 6th यानी 5वां और 6वां से जुड़ेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन जो यूपी से संबंधित सामान्य अध्ययन हो सकते हैं उसमें जोड़कर परीक्षा का पैटर्न बनाया जाए। तो इस तरह से इसमें जो है वह ऑप्शनल सब्जेक्ट समाप्त कर दी गई है और 2 पेपर जो है वो जीएस के ही अनिवार्य रूप से इसमें जोड़ दिए गए हैं। अगली खबर है यूपी में फिल्मों की शूटिंग पर मिलेगी 2 करोड़ की सब्सिडी। प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए यूपी में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में यूपी के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दी है। फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस 2/3 दिन यूपी में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर 50 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिए समग्र विकास करने के लिए फिल्म नीति लागू की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।